नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में हमारी गणित की बुक को। ये डे नंबर 36 है, यानी कि 36। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम समझ यानी अंडरस्टैंडिंग नंबर 6 को करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या है जो 24 के गुणनखंड नहीं है। आपसे नहीं पूछा है, यानी इनमें से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या 24 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या 2 है, 2 से पूरी तरह से विभाजित 24 हो जाएगा। 8, 8 3 24, 8 से भी हो जाएगा। 11, 11 से नहीं होगा, तो ये आपका 11 भी सही हो जाएगा। और 7, 7 3 21, ये एक 7 से भी नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका। 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, यानी 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। ठीक है बच्चों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है 11 और 21 के बीच की संख्याओं में क्या 76 का कोई गुणनखंड है। यानी आपको बताना है कि 12 से लेकर 20 तक ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें क्या कोई भी ऐसी संख्या है जो 76 का गुणनखंड है, यानी कि वह उस संख्या से 76 पूरी तरह विभाजित हो सकता है क्या। तो अगर 12 की बात करते हैं तो 12 की दूनी 24, 12 यानी 36, 12 चौक 12 12 60, तो 12 से ये पूरी तरह विभाजित नहीं है। 13 की बात करते हैं तो 13 से भी नहीं होगा, क्योंकि 13 छक 78, 13 से भी नहीं होगा। 14 से देखते हैं, 14 5 70, तो 14 से भी नहीं होगा। 15 से करते हैं, 15 5 75, 15 से भी नहीं होगा। 16 से जब देखते हैं तो 16 5 80, 16 से भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो ये जो संख्या है ये 19, यानी कि ये 19 से विभाजित होगा। 19 के जब टेबल पढ़ते हैं तो 19 चौक के 76, तो ये क्या है पूरी तरह से 19 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 76 का जो गुणनखंड है वो क्या है 19 है। ठीक है, यानी कि 11 से लेके 21 के बीच में 19 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कौन सी संख्या 18 का गुणनखंड है पर 2 का गुणज नहीं है। यानी आपको बताना है इन सभी में से कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या 18 का गुणनखंड है पर वह क्या 2 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 क्या है, 4 18 का क्या गुणनखंड है। तो जो 4 है ये 18 का गुणनखंड नहीं है। 9 क्या है गुणनखंड है। ठीक है, 9 क्या है 18 का गुणनखंड है। क्या यह 2 का भी गुणज होना चाहिए कि नहीं। तो इसमें क्या है 2 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो जो क्या है 8 9 जो है यह तो 18 का गुणनखंड तो है ये, लेकिन ये 2 का गुणज नहीं है, यानी कि 2 की टेबल में ये नहीं आता है। तो इस हिसाब से ये 9 सही है। आगे भी देख लेते हैं, 6 दूनी 18, ये 6 भी 18 का गुणज है, लेकिन 2 की टेबल में आता है, तो फिर ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, 8 क्या है 8 2 का गुणज है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जो 2 का जो गुणज है उसे काट दें, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है ऐसी विषम संख्या जो 50 से छोटी हो और उसके कम से कम 5 क्या गुणनखंड हो। यानी आपको ये बताना है कि 50 से छोटी संख्या होनी चाहिए। कंडीशन यहाँ पर यह कि वे संख्या क्या विषम होनी चाहिए, यानी कि 50 से जो छोटी हो और वे संख्या विषम भी होनी चाहिए और उसके कम से कम क्या 5 गुणनखंड होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं विषम संख्या की 50 से छोटी तो 49 हो जाएगी। ठीक है, अब 49 का हम जब देखते हैं कि गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी तो यहाँ पर निकल कर आता है। तो इसका देखते हैं, तो इसका निकल कर आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली विषम संख्या जो आती है 47 को देखते हैं कि इसका गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो यह क्या, तो 47 एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या है 1 और 47 से ये विभाजित होगी, तो ये भी संख्या नहीं होगी। तो फिर हम बात करते हैं कि 49 की, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन यही है कि विषम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जो 45 है ये विषम है। तो 45 को हम देखते हैं, तो 45 जो ये 1 का गुण 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 15 से और 45 से। तो इस प्रकार से इसमें कंडीशन यही था कि कम से कम इसके क्या 5 गुणनखंड होने चाहिए। तो ये 5 गुणनखंड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 9 का ऐसा विषम गुणज आपको बताना है जिसमें अंक क्रमागत हो, यानी कि 9 का भी ऐसा कोई गुणज होना चाहिए जिसके जो जो अंक है वो सीरियल वाइज होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर बात करते हैं कि 3 × 3, सबसे पहले हम यहाँ पर 9 का टेबल देखते हैं। ठीक है, तो 9 का जो टेबल देखते हैं तो 9 9 दूनी 18, 9 त्रिके 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छक्के 54। तो इस तरह से क्या है, जब 9 की टेबल आप पढ़ते हैं फिर आपको यहाँ पर कंडीशन है कि वो संख्या क्या विषम होनी चाहिए। ठीक है, तो विषम यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, एक तो 9 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कहा है कि वह अंक क्या है क्रमागत, यानी कि सीरियल होना चाहिए, जैसे कि पहले 2 है तो फिर 3 है, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब सीरियल की बात करते हैं तो ये जो एक विषम संख्या 27 आती है, लेकिन ये सीरियल नहीं है क्योंकि 2 के बाद फिर 7 आ जाता है। ठीक है, फिर अगली संख्या क्या 45 आती है क्योंकि 4 के बाद ये 5 है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 9 का ऐसा जो गुणज होगा जो विषम होगा जिसके अंक क्या है क्रमागत यानी सीरियल होने चाहिए, यानी कि 9 पच्चे 45, यानी कि 4 और 5 क्या ये सीरियल संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मैच में युवराज सिंह ने 68 रन बनाए, अब कितने रन और बनाने से उसके क्या 90 रन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों खुद आपको देखना है कि उसको क्या है, उन्होंने 68 रन बनाए, अगर वो कितने रन और बनाते हैं कि 90 रन हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है कि 90 में से क्या है 68 को आपको माइनस कर देना, यानी कि जो संख्या आएगी वो आप क्या इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे किया गया है, यानी एक मैच में युवराज सिंह ने 68 रन बनाए और 90 रन बनाने के लिए उन्हें क्या करना है कि 90 में से हम 68 को माइनस कर देंगे, तो जितनी संख्या आ जाएगी तो वो क्या इसमें जब ऐड कर देंगे तो 90 रन हो जाएंगे, यानी कि 22 रन चाहिए उन्हें क्या है 90 रन बनाने के लिए, 90 रन होने के लिए 22 रन और चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, किसी शादी में बारात द्वारा 372 रसगुल्ले खाने के बाद 228 रसगुल्ले बच गए, तो बताइए कि उस शादी में बारातियों के लिए कितने रसगुल्ले बनाए गए थे। मान लीजिए कि इतने रसगुल्ले उन्होंने खा लिए, इतने बच गए, तो टोटल जब जोड़ देंगे तो उतने रसगुल्ले बने हुए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसे कि शादी में बारातियों द्वारा खाए गए रसगुल्ले 372 थे और खाने के बाद 228 रसगुल्ले बच गए। अब बारातियों के लिए कुल बनाए गए कितने रसगुल्ले थे, जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, यानी कि 600 रसगुल्ले बनाए गए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको सत्य कथन के सामने सही लिखे तथा असत्य कथन के सामने गलत लिखें। ठीक है, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला दिया है कि चतुर्भुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो प्यारे बच्चों ये सही नहीं है क्योंकि जो चतुर्भुज होता है इसकी क्या है 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये क्या है यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अगला है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये आयत है मान लीजिए, तो इसमें होता क्या है कि इसकी आयत के आमने सामने की क्या है भुजाएं बराबर होती है, तो ये क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सभी वर्ग एक आयत भी है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि सभी वर्ग क्या आयत होते हैं, तो आयत के लिए हमने देखा था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग भी क्या है एक तरफ से अगर इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि वर्ग में क्या है इसकी जितनी इस भुजा की है वो इतनी इसकी भी है, तो इस भुजा की जितना मान है वो इतना भी है, यानी इसमें भी क्या है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक वर्ग क्या आयत भी हो सकता है, इसलिए क्या ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। आगे देखेंगे, फिर कहा जा रहा है कि सभी आयत एक वर्ग भी हैं, यानी आप देखेंगे ये जो आयत है आपका, तो कोई ज़रूरी नहीं, आयत में क्या होता है कि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या है वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि एक आयत वर्ग नहीं हो सकता है जबकि एक वर्ग आयत हो सकता है, तो इसलिए क्या ये वाला कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया है कि कोई भी चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, यानी कि ये कोई चतुर्भुज है, अब ये कहा जा रहा है कि ये आयत नहीं हो सकता है, तो चतुर्भुज में यानी 4 भुजाएं होती है, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे असत्य, यहाँ असत्य लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि ऐसी 5 वस्तुओं के आपको नाम लिखना है जिनका वजन 100 किलोग्राम से ज़्यादा हो, तो ऐसी आपको वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनका वजन 100 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बस भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, कार भी है, ट्रेन, रेल या मेट्रो या कुछ और ट्रैक्टर, कुछ ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनका वजन क्या है कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी क्वेश्चन कराया जाए आपको आसानी से मिल सके। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके सभी वीडियो को जरूर देखें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।